Bismillahirrahmanirrahim. Today we will study that what are the principles of budgeting. Principles following are the most important principles of sound budgeting. ठीक है, एक बजटिंग कब साउंड होती है, कब ठीक बजटिंग होती है, उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं. फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ दैट बजट शुड बी बैलेंस्ड वन. A budget should be balanced one, which means that estimated expenditure शुड नॉट एक्सीड द एंटिसिपेटेड रेवेन्यू. ठीक है, बैलेंस होना चाहिए. जितना आपका रेवेन्यू आप अपने एक्सपेंडिचर्स उतने ही रखें. ठीक, ये नहीं है कि आपका रेवेन्यू कम है और आप अपने एक्सपेंडिचर ज़्यादा रख रहे हैं, तो फिर आपका बजट साउंड नहीं होगा. व्हेन द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू आर इक्वल, इट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस बजट. ठीक है, बैलेंस बजट क्या होता है कि जब अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू इक्वल होता है. ये आपने टाइप्स में ऑलरेडी पड़ा हुआ है. इफ़ द एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन द रेवेन्यू देन द बजट इज़ डेफिसिट. ठीक, डेफिसिट बजट भी ना हो, सरप्लस भी ना हो, द बजट मस्ट बी बैलेंस्ड वन. द अनलिमिटेड डेफिसिट बजट ultimately leads to the inflation which disturbs the stability of national economy. कि जब बजट डेफिसिट होता है तो क्या होता है कि प्राइसेस हाइक हो जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं, और जो आपकी डिमांड है वो कम हो जाती है. ठीक है, जब ज़्यादा प्राइसेस होती हैं, इन्फ्लेशन कंट्री में हो जाता है, तो आपकी नेशनल इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है, उसमें वो स्टेबल नहीं रहती. However, an occasional deficit budget is not bad because it cures the ills from which the modern capitalist economy suffers. Deficit budget has now also become a common phenomena of developing countries. However, the principle of balanced budget is best one which should be followed by the nations. ठीक है, कि जो डेफिसिट बजट है वो अक्सर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनमें जो बजट है वो डेफिसिट ही रहता है, वो बजट बैलेंस नहीं होता. लेकिन साउंड बजटिंग के लिए ये ज़रूरी है कि आपका बजट जो हो वो बैलेंस हो, आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स जो है वो आपस में बैलेंस्ड हो, तब आपकी इकोनॉमी स्टेबल होगी. अदरवाइज़ आप इन्फ्लेशन जैसी जो सिचुएशन है उसका सामना करना पड़ेगा, और जब कंट्री में इन्फ्लेशन आती है तो आपकी नेशनल इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है. अच्छा, सेकंड इसका प्रिंसिपल है द एस्टिमेट्स शुड बी ऑन कैश बेसिस. ठीक, जब आप एस्टिमेट लगाते हैं ना तो आपने एक टाइप पढ़ी है कैश बजट. कैश बजट में क्या होता है कि जो पिछले साल जितने भी अमाउंट्स जो आपकी इनकम है उसका कि इनकम आपकी कहाँ कहाँ से आई थी और कितनी इनकम थी और आपका एक्सपेंडिचर कितना था, इस सारी चीज़ का जब एस्टिमेट लगाया जाता है तो आपका कैश बजट होता है. तो जब आपका बजट जो इस एस्टिमेट है वो कैश बेसिस पर होगा ना, कि आप पिछले साल का भी एस्टिमेट लगाएंगे उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर का, तब जाकर आप सही बजट बना सकेंगे. फिर आपको अपनी वीकनेसेस का पता होगा कि जब हम बजट में कहाँ कहाँ पर हम गलतियाँ करेंगे, कहाँ पर हम सही स्पेंडिंग नहीं करेंगे, कहाँ से हम इनकम जनरेट नहीं करेंगे, तो हमें क्या क्या नुकसानात होंगे. तो उस लिहाज से जब आप कैश बेसिस पर बनाएंगे तो आपका बजट साउंड होगा. इट मीन्स दैट द बजट एस्टिमेट्स ऑफ द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर शुड बी prepared on the basis of actual cash receipts and cash payments expected during the coming financial year. It should not be prepared on the basis of receipts or payments which should be realized or incurred in some other financial year. ठीक है, कि आपका जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है उसमें आपकी पेमेंट्स कितनी थी और कहाँ कहाँ पर खर्च हुई, ये आपने देखना है, आपने किसी और फिजिकल ईयर का नहीं देखना. ठीक है, द ऑब्जर्वेंस ऑफ दिस प्रिंसिपल मेक द बजट ईजिली अंडरस्टैंडेबल एंड इट्स कैलकुलेशन बिकम वेरी ईजी. ठीक है, कि आप जब पिछले फिजिकल ईयर का देखते हैं उसके मुताबिक आप बनाते हैं, आपकी जो रिसिप्ट्स हैं या आपकी जो पेमेंट्स हैं वो कितनी थी और आपका एक्सपेंडिचर कितना इंकर हुआ. जब आप ये चीज़ देखते हैं लास्ट फिजिकल ईयर की, तो तब आप आने वाला जो फिजिकल ईयर है उसके लिए बेहतर तरीके से बजट बना सकते हैं. अदरवाइज़ आपका जो बजट है इट वॉन्ट बी अ साउंड बजट. देन थर्ड प्रिंसिपल इज़ बजटिंग शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस एंड नॉट ऑन द इनकम. ठीक है, कि आप ग्रॉस नेट इनकम, कि ग्रॉस का मतलब ये है कि जो आपकी अर्निंग है, बजट शुड प्रेजेंट द क्लियर कट पिक्चर ऑफ द ग्रॉस एंड नॉट द नेट इनकम ऑफ द कंट्री. ग्रॉस का मतलब है कि आपकी इनकम कहाँ कहाँ से आ रही है. ठीक है, ये तो चलें बजट में आप देखती हैं कि आपकी इनकम कितनी है, आपने बजट में साथ में ये भी देखना है कि इनकम कहाँ कहाँ से आ रही है, आपकी एक्सपोर्ट्स कितनी है, आपकी प्रोडक्शन कितनी है, आपकी एग्रीकल्चर कितनी है, आपकी इंडस्ट्री कितनी है,
जब ये सारी चीज़ों की प्रोडक्शन या जिस ये सारी आइटम्स को आप वेरीफाई करते हैं, इट्स मीन दैट यू आर फोकसिंग ऑन ग्रॉस एज वेल, ठीक है। नेट इनकम के अलावा आप ग्रॉस के ऊपर भी जो है वो ज़्यादा फोकस करेंगे। इट मीन्स दैट एस्टिमेट्स ऑफ द ग्रॉस एक्सपेंडिचर एंड ग्रॉस इनकम शुड बी शोन सेपरेटली। ग्रॉस एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स के ऊपर और प्रोग्राम्स के ऊपर आपने फ़ंड लगाए हैं, और ग्रॉस इनकम का मतलब ये है कि कौन कौन से प्रोडक्शन से या कहाँ कहाँ से आपकी जो रेवेन्यू है, आपकी इनकम जो है वो जनरेट हुई है, ठीक है। ये जब आप ग्रॉस एक्सपेंडिचर और ग्रॉस इनकम को देखेंगे तब जाकर आपका जो बजट है वो साउंड बजट होगा। Budget should not be prepared for net expenditure after the deducting the receipts from the charges. Preparation of the budget on the basis of net estimates will make Parliament's control over the government expenditure meaningless, ठीक है। कि जब आप बजट बनाएंगे और आप नेट एस्टिमेट लगाएंगे कि नेट इनकम क्या है और नेट एक्सपेंडिचर क्या है, तो तब आपकी जो बजट का कंट्रोल है वो पार्लियामेंट का मीनिंगलेस होगा। जब पार्लियामेंट ये देखेगी कि इनकम कौन कौन सी चीज़ों से जनरेट की गई है और फिर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगाई गई है, तब उसका जो पार्लियामेंट का कंट्रोल मीनिंगफुल होगा। अदरवाइज़ उसका कंट्रोल जो है वो बिल्कुल मीनिंगलेस होगा। उसके बाद है एस्टिमेटिंग शुड बी एग्जैक्ट, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट एस्टिमेट लगाना चाहिए, नहीं गलत गलत आप दे दें कि फ़लाँ प्रोवेंस का इतना है और फ़लाँ प्रोवेंस का इतना है। ख़ुद से नहीं देना, हर चीज़ को देकर पूरी स्टैटिस्टिक्स को मद्देनज़र रख कर, एक एक चीज़ का हिसाब रख कर, एक एक अकाउंट का हिसाब रख कर आपने एस्टिमेट लगाना है। एस्टिमेट ऑफ द बजट शुड बी एज फॉर एज पॉसिबल एग्जैक्ट, जितना हो सके, ठीक है। अब 100% नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कंट्री के अंदर बहुत से प्रोजेक्ट्स, बहुत से प्लान्स होते हैं, फिर प्रोविंसेस हैं, फिर बहुत से एरियाज़ हैं, फिर कहाँ कहाँ पर स्पेंड करना है। 100% पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके आपने एग्जैक्ट रखना है उसको, ठीक। कोशिश करनी है कि बिल्कुल एग्जैक्ट आप उसका एस्टिमेट भी जो तखमीना आपका अंदाज़ा होता है एक्सपेंडिचर का, वो एस्टिमेट होता है आपका। देयर शुड बी नीदर ओवर एस्टिमेटिंग एंड नॉर अंडर एस्टिमेटिंग, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना और बहुत अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना। If the estimates are accurate, more than what is absolutely necessary for public services will not be taken from taxpayer, ठीक है। अगर जो एस्टिमेट आपके ठीक होंगे तो जो टैक्स देने वाले हैं वो ठीक तरह से पब्लिक से आप ठीक टैक्स लेंगे, ठीक है। अगर आपने गलत एस्टिमेट लगाए, अंडर एस्टिमेट करके अपनी इनकम को कम करके बताया, तो ज़ाहिर है फिर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ में ज़्यादा टैक्सेस लगाएगी, और अगर आपने ज़्यादा ओवर एस्टिमेट किए तो फिर कम टैक्स लेगी। जब आप मुनासिब एस्टिमेट करेंगे तो आपके टैक्सेस भी मुनासिब होंगे। फर्दर नो डिपार्टमेंट वुड नॉट बी टेकन फ्रॉम द टैक्स, फर्दर नो डिपार्टमेंट वुड गेट मोर फंड्स दैन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू कैरी ऑन इट्स एक्टिविटीज़, ठीक है। फिर इस तरह से सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको बराबर बराबर फ़ंड मिलेंगे, ठीक। Close and exact estimating can be achieved by taking past 3 average figures of the receipts and expenditure under various heads as starting basis and making appropriate variation due to special circumstance which can be foreseen. Estimate should be itemized, that is detailed estimate should be divided into the major heads, minor heads and subheads and detailed heads of the revenue and expenditure, ठीक है। अब जो आपके जो एस्टिमेट्स हैं, एक तो वो क्लोज हों और एग्जैक्ट हों, ठीक है। और जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं, वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, उनके आपने देखना है, सारी डिटेल देखनी है कि मेजर हेड्स, मेजर डिपार्टमेंट, माइनर डिपार्टमेंट या सब जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब की डिटेल देखनी है। उनकी रेवेन्यू की डिटेल भी देखनी है कि इन डिपार्टमेंट्स में रेवेन्यू कितना जनरेट होता है इन डिपार्टमेंट से, और इनके ऊपर स्पेंड कितना होता है। जब आप हर डिपार्टमेंट का अलग अलग एस्टिमेट लगाएंगे तब जो आपका एस्टिमेट है वो ठीक होगा, ठीक है। और निचले दर्जे पे लगा के, ठीक है। हेड, सब हेड का मतलब ये है माइनर हेड कि आपने फॉरसीन करना है, मतलब एक तो आप अंदाज़ा ही लगा रहे होते हैं, फॉरकास्ट ही कर रहे होते हैं, लेकिन डिटेल में आपने डिवाइड करना है कि मेजर डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, फिर माइनर डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, सब डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, उनके हर डिपार्टमेंट का एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू जब आप डेप्थ में जाकर देखेंगे तब आपका एस्टिमेट जो है वो एग्जैक्ट होगा। देन नंबर 5 में है बजट शुड बी ऑन एनुअल बेसिस। अगर ये हो, मैंने आपको बताया था ना कि लॉन्ग टर्म बजट भी होता है और शॉर्ट टर्म बजट भी होता है, तो अगर आपका बजट एनुअल बेसिस पर हो तो वो ज़्यादा ठीक है, बजाय आप
2 साल का बजट, 3 साल का बजट या 6 महीने का बनाए तो एनुअल बजट विल बी more efficient. The rule of the annually is an important principle of budgeting. It means that the budget should be prepared on annual basis. A year is a reasonable time for which a legislature gives financial authority to the executive. It is also a reasonable period needed by the executive to execute the budget effectively. In most of the countries, budget is usually prepared on the annual basis, but in those countries where policy of the planned development is adopted, the long-term budgeting is also made. ठीक है। अब ज़्यादा कंट्री से बनाया जाता है। अब एक ईयर का ये कहा जाता है कि ये एक सूटेबल है कि जिसमें लेजिस्लेचर अथोराइज़ कर देती है एग्जेक्टिव को कि वो इन डिपार्टमेंट के ऊपर स्पेंड करे। तो एक साल जो है वो इनफ होता है एग्जेक्टिव को चेक करने के लिए कि उसने अपनी पॉलिसीज़ को कितना अचीव किया है, उसने बजट को कैसे एग्जीक्यूट किया है। तो एक साल का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं है किसी एग्जेक्टिव के लिए अपनी पॉलिसीज़ को अचीव करने के लिए, और बहुत कम भी नहीं है। तो लेजिस्लेचर को जो फिस्कल ईयर है वो 1 ईयर का रखना चाहिए, 1 साल तक के लिए उन्हें करना चाहिए, एग्जेक्टिव को अप्रोप्रिएशंस देनी चाहिए। उसके बाद है रूल ऑफ लैप्स। रूल ऑफ लैप्स में क्या है कि एट द एंड इट शुड बी एंडेड। लैप्स का मतलब है कि ख़त्म होना। द रूल ऑफ लैप्स इज़ ऑब्जर्व्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ बजट एवरीवेयर। इट मीन्स दैट ऑल अप्रोप्रिएशंस एक्सपायर एट द क्लोज ऑफ द ईच फिस्कल ईयर। ठीक है, जब फिस्कल ईयर ख़त्म हो तो आपका बजट जो है, जो आपने प्लानिंग की है, जो आपने प्रिपरेशन की है, वो ख़त्म होना चाहिए, वो सारी अप्रोप्रिएशंस ख़त्म हो जानी चाहिए। ठीक है, जितने जितने डिपार्टमेंट्स को दिया है। ठीक कि ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा किसी डिपार्टमेंट को दे दें वो ख़त्म ना हो, यानी कि आप इतना दें कि जब फिस्कल ईयर ख़त्म हो तो वो उनके जो आपने फ़ंड्स दिए वो भी एट द सेम टाइम ख़त्म हो जाएं। नो पोजीशन ऑफ वोटेड अमाउंट अनस्पेंड ड्यूरिंग द ईयर शुड बी रिजर्व बट इट लैप्सेस एट द एंड ऑफ ईयर। ठीक है, कोई इनकम आपने रिजर्व नहीं रखनी, सारी की सारी लेजिस्लेचर एग्जेक्टिव को ये चाहिए कि वो सारी पब्लिक के ऊपर स्पेंड करे जो उसके पास फंड राइजिंग हुई है। इट एनेबल्स टू मेक अप एंड बैलेंस अमाउंट ऑफ ईच ईयर। इससे जो आपकी अमाउंट है वो बैलेंस रहती है, अदरवाइज़ दूसरी साल के लिए वो सरप्लस हो जाती है। इफ़ द रूल ऑफ लैप्स इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन द डिपार्टमेंट दैन दे बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर। अब क्या है कि अगर रूल ऑफ लैप्स ना होना कि जैसे जितनी आपने एग्जेक्टिव को जितनी अमाउंट दी है उसने वो स्पेंड करनी है उस 1 साल के अंदर अंदर, अगर वो आपने अमाउंट ज़्यादा दे दी है वो 1 साल के अंदर स्पेंड नहीं कर सके तो लेजिस्लेचर का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि फिस्कल ईयर तो 1 साल का होता है, उसके बाद तो एग्जेक्टिव की मर्ज़ी है वो जो करे करे। तो उसमें ये है कि आप उनको इतनी अमाउंट देंगे जो वो 1 साल के अंदर अंदर ख़त्म कर लें, क्योंकि अगर वो 1 साल के अंदर ख़त्म नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, और इफ़ इट इज़ एप्लीकेबल दैन द डिपार्टमेंट स्पेंड एक्सपेंडिचर लेविशली एंड विदाउट द यूटिलिटी एट द एंड ऑफ फिस्कल ईयर। और वो उसे फजूल खर्ची करेंगे। ठीक है, फजूल में चीज़ें खर्च करेंगे, पब्लिक के ऊपर स्पेंड नहीं करेंगे, अपनी पर्सनल उसके ऊपर ज़्यादा करेंगे और कोई यूटिलिटी उसकी सच नहीं होगी। तो रूल ऑफ लैप्स बजट के ऊपर अप्लाई होना चाहिए कि आप इतनी अप्रोप्रिएशंस दें जो फिस्कल ईयर ख़त्म हो तो साथ में वो अप्रोप्रिएशंस भी ख़त्म हो जाए एट द सेम टाइम। ठीक है, वो आपने उनको फजूल खर्ची के लिए या अपने ऊपर स्पेंड करने के लिए उनके लिए नहीं छोड़ना, हर चीज़ जो है वो पब्लिक के ऊपर अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, वहाँ मुख्तस होनी चाहिए। उसके बाद 7 है द बजट शुड बी कंट्रोल्ड बाय द ट्रेजरी। ट्रेजरी मीन्स दैट द गवर्नमेंट बेंचेस द लेजिस्लेचर ऑथोराइज द गवर्नमेंट टू स्पेंड मनी बट इट डज नॉट डायरेक्ट दैम हाउ टू स्पेंड इट। ठीक, that is the job of government itself. The best system of the direction and control is done by the treasury. The treasury should exercise day-to-day supervision over the flow of the finance of operating agencies, yet it also controls the day-to-day expenditures of sanctioned finance. अब सिंपल ये है कि लेजिस्लेचर जब गवर्नमेंट को ऑथोराइज़ कर देती है ना कि वो मनी को स्पेंड करे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उससे साथ साथ डायरेक्ट भी करती रहे कि उससे किस तरह से स्पेंड करना चाहिए। ये टोटल आपने एग्जेक्टिव को दे दिया, अब आप एग्जेक्टिव के ऊपर छोड़ दें कि वो किस किस तरह से अपनी पॉलिसीज़ को अटेन करने के लिए, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी आती है उसकी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। ठीक है, अब उन पार्टीज़ की जो पॉलिसीज़ हैं वो उनको अटेन करने के लिए अगर कहीं अच्छी उस पे स्पेंड करें तो लेजिस्लेचर का ये नहीं है कि वो उसे सजेस्ट करे कि इस चीज़ पर नहीं, इस चीज़ पर खर्च करो, क्योंकि जब तक आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को थोड़ी इंडिपेंडेंस नहीं देंगे स्पेंड करने की तो अपनी पॉलिसीज़ ठीक तरह से अचीव नहीं कर सकते। ठीक है,
लेजिस्लेचर का काम सिर्फ उनको बजट जो फाइनेंस है या जो इनकम है वो अप्रोप्रिएट करना है, वो उनको मुख्तस करना है, उनको डायरेक्ट नहीं करना कि वो कहाँ कहाँ पर स्पेंड करें। तो तब जो है वो बजटिंग सही तरह से होगी, वो अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव कर पाएंगे। उसके बाद नंबर 8 पॉइंट है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने एस्टीमेट शुड बी मेड ऑन डिपार्टमेंटल बेसिस दिया हुआ है, तो ये ज़्यादा ठीक नहीं होता क्योंकि नीचे ये बात कर रहे हैं कि जो प्रोग्राम ऑफ ईच डिपार्टमेंट है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होगा, क्योंकि डिपार्टमेंटल बजट जो है वो अलग होता है, जो डिपार्टमेंट्स को इशू कर दिया जाता है और उसमें ये नहीं देखा जाता कि कौन से प्रोग्राम्स पर और कौन से प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये स्पेंड करेंगे। ठीक है, तो अब ये एट द सेम टाइम ये कह रहे हैं कि जो बजट है वो डिपार्टमेंटल बेसिस पर होना चाहिए। इससे ये होगा कि उनको सारी एक्टिविटीज़ का पता होगा, लेकिन फिर नीचे वाला जो इसका प्रिंसिपल है वो ओवरलैप करे कि बजट शुड बी सिंगल। सिंगल में वो ये कह रहा है कि जो बजट है वो सारे एक सिंगल बजट होना चाहिए। जैसे प्लूरल बजट में था ना कि हर लेजिस्लेचर अलग अलग से बजट पास करे, तो अलग अलग से बजट पास ना करे, पूरे मुल्क के लिए सारे डिपार्टमेंट्स के लिए एक ही बार बनाए ताकि गवर्नमेंट को पता चले सारी ट्रांजैक्शन का। ठीक है, कि इफ़ देयर आर नंबर ऑफ बजट्स ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स इट विल बी इम्पॉसिबल टू नो द क्लियर कि अगर नंबर ऑफ बजट्स होंगे, मतलब एक बजट है पहले हेल्थ के लिए बनाया, फिर एजुकेशन के लिए बनाया, फिर फाइनेंस के लिए बनाया, फिर फॉरेस्ट्री के लिए बनाया, फिर वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए बनाया, तो जब अलग अलग होंगे तो फिर गवर्नमेंट के लिए इम्पॉसिबल होगा एस्टीमेट लगाना। ठीक है, जब एक सिंगल बजट होगा तो एस्टीमेट लगाना आसान होगा कि पाकिस्तान में हेल्थ को इतना चाहिए, एजुकेशन को इतना चाहिए, फॉरेस्ट्री को इतना चाहिए, एग्रीकल्चर को इतना चाहिए, वाटर के लिए इतना चाहिए, या डिफेंस के लिए इतना चाहिए, फॉरेन मिनिस्ट्री को इतना चाहिए, कि तो एक ही दफ़ा पर बजट बनाएं और वो पूरे एक फिस्कल ईयर के लिए हो। ये एक मुनासिब प्रिंसिपल है, बजट शुड बी सिंगल। ठीक है, और ऊपर जो एस्टिमेट शुड बी ऑन डिपार्टमेंटल बेसिस है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बिकॉज डिपार्टमेंटल बेसिस पर तो ये होता है कि डिपार्टमेंट को बजट दे दिया जाता है और फिर ये नहीं देखा जाता कि उनके अंदर प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो उनकी मतलब ये नहीं देखा जाता कि परफॉर्मेंस। हाँ, अगर ये कहे कि एस्टिमेट शुड बी ऑन परफॉर्मेंस बेसिस, ये यहाँ पर आपने अपनी बुक में जो डिपार्टमेंटल का वर्ड है इसको काट कर आपने लिखना है परफॉर्मेंस बेसिस। ठीक है, क्योंकि जब परफॉर्मेंस बेस पे होगा तब ये प्रिंसिपल वहाँ पर अप्लाई होता है कि एस्टिमेट शुड बी मेड ऑन परफॉर्मेंस बेस। आगे आपने करना है जो आपका बुक का पेज नंबर, डॉक्टर सुल्तान खान की बुक का पेज नंबर 301 है, उसमें परफॉर्मेंस बेसिस पर जब आप करेंगे तो तब ये जो नेक्स्ट लाइंस उसने लिखी हुई हैं, द observance of this principle enable us to have the clear idea of the program of the each of the department। ठीक है, क्योंकि डिपार्टमेंट बजट में हमने पढ़ा था कि जब डिपार्टमेंट को बजट दे दिया जाता है तो फिर उसके प्रोग्राम्स या प्रोजेक्ट्स को नहीं देखा जाता कि कहाँ कहाँ स्पेंड करे, बस आपने डिपार्टमेंटल बेसिस पर दे दिया। लेकिन परफॉर्मेंस बजट पे हमने पढ़ा था कि वो जब बजट देता है तो वो डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को भी देखता है कि वो प्राइमरी एजुकेशन पे खर्च कर रहा है, सेकेंडरी पे कर रहा है, कौन से प्रोजेक्ट पे कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रहा है। तो इस तरह से वो परफॉर्मेंस की बेस पर जो एस्टीमेट है वो लगाना चाहिए। ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो कहाँ कहाँ पर खर्च कर रहा है, उनके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, तो इट आल्सो गिव्स अस अ क्लियर पिक्चर ऑफ द इंडिविजुअल डिपार्टमेंट एक्टिविटीज़। फिर इससे ये होता है कि हमें डिपार्टमेंट्स की इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ का पता चल जाता है। तो ये इसके 9 प्रिंसिपल्स थे। उसके अलावा जो अकॉर्डिंग टू डिस्को द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ द बजट आर, कुछ प्रिंसिपल्स पेज नंबर 301 पर मेंशन किए गए, दैट इज़ पब्लिसिटी, क्लैरिटी, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, यूनिटी, पीरियोडिसिटी, एक्यूरेसी, इंटेग्रिटी। बहुत ईजी है ये। पब्लिसिटी मीन्स दैट budget should be made public and there should be no secret sessions to consider the budget। ठीक है, पब्लिकली होना चाहिए, लोगों को पता हो कि गवर्नमेंट ने उनके लिए कहाँ कहाँ पर इनकम जो है वो जनरेट करनी है। बाय द क्लैरिटी का मतलब ये है कि दैट बजट शुड बी क्लियरली अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, आम लोगों को बजट की समझ आनी चाहिए कि बजट किस किस के लिए बना है। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स दैट इट शुड गिव अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर। समझ आने वाला कॉम्प्रिहेंसिव के कंप्लीट पिक्चर दे कि रेवेन्यूज़ क्या क्या हैं, ठीक है, इनकम क्या है और एक्सपेंडिचर क्या है। वन शुड बी एबल टू नो द एंटायर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट। एंड देन नेक्स्ट प्रिंसिपल उन्होंने यूनिटी का दिया हुआ था। इट मीन्स दैट all the government receipts should be consolidated into one general fund for financing all expenditure।
ठीक है। एक ही फंड के अंदर मतलब यूनिटी से होना चाहिए कि सारे डिपार्टमेंट्स का अलग अलग बजट नहीं बनना चाहिए, एक ही बार बजट बनना चाहिए और उसी में सारे इनकम्स और एक्सपेंडिचर्स का हिसाब लगाकर वो बजट जो है इनेक्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को। देन पीरियोडिसिटी है, पीरियोडिसिटी मीन्स दैट द अप्रोप्रिएशन शुड बी फॉर फिक्स पीरियड। ठीक है, एक फिक्स पीरियड के लिए हो। ठीक है, ये नहीं आपने बजट बना लिया, आपको पता ही नहीं है कि आपने आपका बजट पीरियड कब एंड होगा। यू मस्ट नो दैट व्हेन दिस बजट पीरियड वुड बी एंडेड। उसके बाद फिक्स चाहे 1 ईयर है या वैसे प्रिंसिपल में उसने बताया हुआ कि एनुअल बेसिस पर होना चाहिए, 1 ईयर के लिए होना चाहिए। तो पीरियोडिसिटी में ये है कि एक फिक्स टर्म होनी चाहिए। ठीक है, और बाय एक्यूरेसी मीन्स दैट द बजट एस्टिमेट शुड बी बेस्ड ऑन एक्यूरेट आइडियाज़। ठीक है, ये इससे रिलेटेड है जो आपका फोर्थ प्रिंसिपल था, एस्टिमेटिंग शुड बी एग्जैक्ट। ये बिल्कुल इस प्रिंसिपल से रिलेटेड है कि एक्यूरेसी होनी चाहिए। फिर प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी मीन्स दैट बजट शुड बी इम्प्लीमेंटेड एज इनेक्टेड, देयर शुड बी नो डिपार्चर फ्रॉम इट। इंटेग्रिटी का मतलब ये है कि जैसे बजट बनाए, लोगों के सामने पेश किया, आवाम के सामने पेश की, बिल्कुल उसको वैसे ही वहाँ पर इम्प्लीमेंट करें। ये नहीं है कि जो एग्जेक्टिव है वो अपने पर्सनल फ़ायदों के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए उसको यूज़ करना शुरू कर दे। बजट को जिन जिन चीज़ों के लिए बनाया है उन उन चीज़ों पर ही स्पेंड करना चाहिए। तो ये हमारे कुछ प्रिंसिपल्स थे। ठीक है, अब तक हमने बजटिंग में क्या पढ़ लिया, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ ली, बजटिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, उसकी टाइप्स पढ़ ली और उसके प्रिंसिपल्स पढ़ ली।